वेलकम बैक टू योर चैनल ईजन वॉलंटियर्स। आज का टॉपिक अपने आप में ही ख़ास है क्योंकि आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने आज के दौर के एजुकेशन सेक्टर की बुनियाद रखी है। हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं ब्रिटिश की उन पॉलिसीज़ को जो उन्होंने एजुकेशन के रिगार्डिंग लाई थी, और हम पढ़ेंगे कि इनका असर कैसा रहा उस वक्त के दौर पे और आने वाले समय के लिए कैसी बुनियाद रखी गई। देखिए, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस करा है उसमें हमने ब्रिटिश काल के दौरान कि ब्रिटिश ने का कैसा इफ़ेक्ट रहा अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे हमने राजाओं की बात की, नवाबों की बात की, पीजेंट्स की बात की या ट्राइबल्स की बात की, तो हमने इन सब के ऊपर उनका इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन आज जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसका असर काफ़ी समय तक रहा। इवन कि आज के दौर का जो पढ़ाई लिखाई है ये भी उसी की देन है। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश का प्राइमरी मोटो क्या था, टेरिटोरियल कंट्रोल एंड रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन काफ़ी डेकेड्स यहाँ गुजारने के बाद, यहाँ यानी कि हिंदुस्तान में निकालने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि हिंदुस्तानी अनसिविलाइज्ड है और इनको पढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए बेसिक चीज़ क्या थी? हिंदुस्तानियों के कस्टम्स और वैल्यूज़ को चेंज करना। और एक बार वो हो गया तो अपने आप ही इंसान नए चीज़ों में आ जाएगा और नई चीज़ें सीखने लगेगा। ऐसी सोच उनकी इसलिए थी क्योंकि वो उससे पहले हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की प्राचीन चीज़ों के बारे में या एजुकेशन जो पॉलिसीज़ थी उसको नहीं पढ़ रहे थे, या उनके लिए वो ज़रूरी नहीं था पढ़ना। उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन ही इंपॉर्टेंस रखती थी जिसकी हिंदुस्तान में कमी थी, इसलिए उनको हिंदुस्तानी अनसिविलाइज लगते थे। तो हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं 1783 से, जब विलियम जोन्स नामक एक शख्स हिंदुस्तान आए, कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता में उनको जूनियर जज अपॉइंट किया गया जो कंपनी द्वारा सेटअप एक सुप्रीम कोर्ट था वहाँ। अब विलियम जोन्स को लॉ की नॉलेज तो थी ही, उसके अलावा जोन्स ने स्टडी करी थी काफ़ी लैंग्वेजेस को, जैसे कि ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक और पर्शियन। और इसके अलावा इन्होंने अपना ये शौक कंटिन्यू रखा। कलकत्ता में ये बड़े विद्वान पंडितों से मिले, उनके साथ वक्त गुजारा और संस्कृत सीखी, ग्रामर सीखा और पोइट्री सीखी। और इन सब का इस्तेमाल करके उन्होंने इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ने का शुरू किया। और किन चीज़ों के बारे में पढ़ा उन्होंने पढ़ा लॉ, यानी कि एंशिएंट इंडिया में किस तरह के लॉज होते थे। फिलॉसफी पढ़ी उन्होंने एंशिएंट इंडिया की। रिलीजन को पढ़े कि कौन कौन से टाइम में क्या रिलीजन्स यहाँ पर आए थे, उनके दौर में एजुकेशन सेक्टर में क्या चेंजेस आई। इसी तरह से पॉलिटिक्स पढ़ी उन्होंने, अर्थमेटिक, मेडिसिन और साइंस, लगभग उन्होंने हर एक एरिया को टच करा। और फिर उनकी मुलाकात कोलब्रुक नामक शख्स से हुई जो ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया की स्टडी कर रहे थे, और उनका मेन मकसद था संस्कृत और पर्शियन में जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए यूरोपियंस के लिए। फिर जोन्स ने कोलब्रुक के साथ मिल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सेटअप किया। उन्होंने काफ़ी जर्नल्स भी लाए, जैसे कि एशियाटिक रिसर्च। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने के बाद उनका एटीट्यूड चेंज हुआ टुवर्ड्स इंडियन कल्चर, और उनके लिए उनके दिल में रेस्पेक्ट पैदा हुई। लेकिन उनकी जो रिसर्च थी इंडियन सिविलाइजेशन पे या एंशिएंट इंडिया जो टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें उनको पता लगा कि एक दौर में इंडियन सिविलाइजेशन कितनी ग्लोरियस रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ था कि ये अपना जो स्टेटस है वो खोती जा रही थी। इसका ग्लोरियस जो स्टेटस था वो डिक्लाइन होता जा रहा था। वो उस वजह को जानना चाहते थे, क्योंकि अगर वो उस वजह को नहीं जानेंगे तो फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नहीं कर पाएंगे। आगे की जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उनका मेन मकसद था रिडिस्कवर करना एंशिएंट टेक्स्ट को, ताकि वो इसको ट्रांसलेट कर सके इजी लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। उनके हिसाब से जो वो रिसर्च कर रहे थे ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, जबकि ये ब्रिटिशर्स के लिए भी फ़ायदेमंद थी, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स को मौका मिलेगा इंडियन कल्चर्स के बारे में जानने का, और हिंदुस्तानियों को मौका मिलेगा अपनी ही ग्लोरियस पास्ट को रिडिस्कवर करने का। उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडियन लर्निंग को प्रमोट किया।
काफ़ी ऑफिशियल्स ने ये राय भी दे दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करना चाहिए जो एंशंट इंडियन टेक्स्ट की स्टडी होती हो, जैसे कि संस्कृत और पर्शियन। उनके हिसाब से हिंदुस्तानियों को वो पढ़ाओ जिनकी उनको ज़रूरत है, जैसे कि इंडियन एंशंट सिविलाइजेशन। उनके हिसाब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन हिंदुस्तानियों के ऊपर थोपना एक ऐसी चीज़ है जैसे कि वो एलियंस है, क्योंकि हिंदुस्तानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा करने से वो यहाँ पर हिंदुस्तानियों के दिल जीत लेंगे और रूल करना भी इजी रहेगा। इसी सोच के साथ आगे जाके 1781 में मदरसा खोला गया कलकत्ता में, जहाँ पर अरबिक, इस्लामिक लॉ और पर्शियन पढ़ाया गया। इसके 10 साल बाद यानी कि 1791 में हिंदू कॉलेज बनारस में खोला गया, जहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई को एनकरेज किया गया। सब ब्रिटिशर्स की सोच एक जैसी नहीं थी। काफ़ी ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स ने इसको स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये अप्रोच अनसाइंटिफिक है। उनके हिसाब से इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना, इंडियन पास्ट के बारे में पढ़ना, ये बेसलेस बात है, और संस्कृत, अरबिक या पर्शियन जैसी लैंग्वेजेस को पढ़ना है वेस्ट ऑफ टाइम। इसी सोच को प्रमोट कर रहे थे जेम्स मिल। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए ये जानने में कि हिंदुस्तानियों को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो यहाँ कोई दिल जीतने नहीं आए थे। उनके अनुसार एम ऑफ एजुकेशन यूज़फुल होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो अनसाइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि इसमें डिस्कवरीज का कोई स्कोप नहीं, ना ही इनोवेशंस का कोई स्कोप है। उनके हिसाब से वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाने से ही हिंदुस्तानियों को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में पता लगेगा। उनके हिसाब से ये पोइट्री या एंशंट पास्ट को पढ़ना यूज़लेस है। इसी सोच को प्रमोट करते हुए 1830s में थॉमस बॉबिंगटन मैकले हिंदुस्तान आए। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी सभ्यता अनसिविलाइज्ड है और उनको पढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ उनकी एक कही गई कोटेशन को मैं कोट करना चाहूँगा कि A single shelf of good European library was worth more than that of native literature of India and Arabic। मतलब कि इंडिया की लिटरेचर को पढ़ना या अरबिक, पर्शियन, संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस को पढ़ना, उस पर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम यूरोपियन लाइब्रेरी की कुछ किताबों को पढ़ लें। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट किया। उनके हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने से हिंदुस्तानियों को वेस्टर्न लिटरेचर यानी कि बेहतरीन लिटरेचर जिसको कहते थे उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। उनका मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने से हिंदुस्तानियों का टेस्ट चेंज हो जाएगा, और एक बार उनका टेस्ट चेंज हो गया तो वैल्यूज़ और कल्चर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। और फिर इंट्रोड्यूस हुआ एक्ट ऑफ 1835, यानी जिसे हम मैकलेस मिनट्स भी कहते हैं। इसमें बात की गई इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखने की फॉर हायर एजुकेशन। इसमें ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूट्स को, उनके प्रमोशन को स्टॉप करने की बात की गई, जैसे कि मदरसा या बनारस संस्कृत कॉलेज। फिर 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन से एक डॉक्यूमेंट डिस्पैच किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, और इशूइंग अथॉरिटी थी चार्ल्स वुड। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को, जो कि एक एजुकेशनल डिस्पैच था, इसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। ये एक ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी थी जो इंडिया के लिए फ्रेम की गई थी, और इसमें पॉइंट आउट किया गया था उन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को जो हमें यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ने से मिलेंगे। वुड्स डिस्पैच को एजुकेशन फॉर कॉमर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक यूरोपियन लर्निंग की बात की गई। इसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तानियों को ऐसा पढ़ाओ कि उनका उठना बैठना यूरोपियंस जैसा हो जाए, जिससे कि उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनकी डिज़ायर्स चेंज हो जाएगी, और उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए वो ब्रिटिश गुड्स खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वुड्स डिस्पैच का मकसद था ऐसे सिविल सर्वेंट्स को कंपनी के लिए तैयार करना जो कि कंपनी के नज़रिए से ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, ओबीडेंट हो, और कंपनी के जो रूल थे या असूल थे उनको आगे प्रमोट करे। उनके हिसाब से स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर या लिटरेचर ऑफ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, उसको वो फुल ऑफ एरर्स थी। उसमें खामियां ही खामियां थी। ना उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी था,
ना उसमें कमिटमेंट टू वर्क था और ना ही उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी, जिसकी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त ज़रूरत थी। वुड्स डिस्पैच में गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को खोलने की बात की गई थी और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मसले थे उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले, इसकी बात की गई थी। इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन की पैटर्न की बात की गई थी और जिसके चलते आगे जाके कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बे में यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और काफ़ी ऐसे स्टेप्स उठाए गए जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात करते थे। ब्रिटिश काल के दौरान एजुकेशन का क्या पैटर्न था, किन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा था, किन चीज़ों को डिमोट किया जा रहा था और किन चीज़ों को पढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम जान गए वुड्स डिस्पैच या मैकलेस मिनट्स के बारे में पढ़ने के बाद। लेकिन ब्रिटिश काल से पहले यानी कि प्री ब्रिटिश एरा कैसा था, उस टाइम एजुकेशन का पैटर्न कैसा था, किस तरह से हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता था, उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। और उसके बारे में हम जानेंगे विलियम एडम्स की रिपोर्ट के थ्रू जो 1830s में उन्होंने दी थी। विलियम एडम्स एक स्कॉटिश मिशनरी थी जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल वर्क कर रही थी और उनका काम था एक कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करना, किसके बारे में, कंडीशन और प्रोग्रेस पता करना वर्नाकुलर स्कूल्स के बारे में। वर्नाकुलर स्कूल यानी कि वो स्कूल जो लोकल स्कूल्स थे। विलियम एडम्स ने बंगाल और बिहार के एरिया को एक्सप्लोर किया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सप्लोर किया और एक रिपोर्ट तैयार की जो कि इंटरेस्टिंग थी। उस रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख छोटी पाठशालाएं इस एरिया में थी और हर पाठशाला में 20 स्टूडेंट लगभग पढ़ते थे और जिनका नंबर लगभग 20 लाख था, यानी कि 20 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इन छोटी छोटी पाठशालाओं से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इनका सेटअप लोकल कम्युनिटी द्वारा किया जाता था या कोई रिच पर्सन, कोई अमीर आदमी के डोनेशन पे स्कूल चलते थे और यहाँ पर एक ही टीचर हुआ करते थे और उनको गुरुजी कहा जाता था। इन स्कूलों में पढ़ाने का तरीका क्या था? यहाँ पर ये स्कूलों की जो टाइमिंग थी वो फ्लेक्सिबल होती थी। अगर हम करंट स्कूल्स के साथ इनको कंपेयर करें तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, ना ही कोई फिक्स फीस होती थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, बिल्डिंग बहुत कम किसी किसी स्कूल में देखी जाती थी, बेंच चेयर ब्लैक बोर्ड या सेपरेट क्लासेस भी नहीं होती थी, इकट्ठे एक ही जगह पढ़ाया जाता था। कोई रोल कॉल रजिस्टर्स नहीं होते थे, कोई एनुअल एग्ज़ाम्स नहीं होते थे और ना ही कोई किसी तरह का टाइम टेबल होता था। कभी कभी तो पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में या कभी कभी गुरु जी के घर में ही स्कूल चालू हो जाता था। स्कूल फीस निर्धारित होती थी जो इनकम पेरेंट्स की इनकम होती थी, यानी कि जो अमीर होता था उसके लिए फ़ीस ज़्यादा होती थी और जो गरीब होता था उसके लिए फ़ीस कम होती थी या नहीं होती थी। ज़्यादातर पढ़ाई ओरल ही होती थी। गुरुजी ही डिसाइड करते थे कि आज क्या पढ़ाया जाए। पढ़ाई स्टूडेंट के लेवल ऑफ लर्निंग के हिसाब से ही होती थी कि बांटा जाता था, बकेटिंग की जाती थी स्टूडेंट्स की और उसी अनुसार उनको लेक्चर्स दिए जाते थे। एक और दिलचस्प बात उनको पता लगी कि हार्वेस्ट टाइम जब कि फसल तैयार होती थी उस दौरान कोई भी क्लास नहीं लगती थी, क्योंकि ये उस वक्त फसल की कटाई का काम चल रहा होता था और सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ वहाँ बिजी रहते थे। और एक बार क्रॉप डंप किया जाता था तो फिर दोबारा से स्कूल शुरू किया जाता था। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट फोकस थी हायर एजुकेशन को लेके, इसलिए वो वर्नाकुलर जो ये स्कूल थे उनकी जो वर्किंग थी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। लेकिन 1854 में डिसाइड किया गया कि इनकी जो वर्नाकुलर एजुकेशन का जो सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया, रूटीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ रूल्स बनाए गए, नियम कानून बनाए गए जिनके तहत स्कूल को चलाया जाएगा। जैसे ओपनिंग टाइम क्या स्कूल का रहेगा, क्लोजिंग टाइम क्या रहेगा, लंच ब्रेक का सिस्टम, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा। इसी तरह से इंस्पेक्शंस रेगुलरली उनको इंट्रोड्यूस की गई कि रेगुलर टाइम पे इंस्पेक्शन हो जो इसकी वर्किंग को एनहांस कर सके। और उसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया कुछ गवर्नमेंट पंडित्स को जिनको 4-5 स्कूलों का इंचार्ज बनाया गया और उनको उन 4-5 स्कूलों को लेके रिपोर्ट तैयार करनी थी, उनको विज़िट करना था उन पाठशालाओं को और वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन चेक करना था, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी थी। गुरुजियों को कहा जाने लगा कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स तैयार करे, टाइम टेबल अपना फ्रेम करे स्कूल के लिए
उनको टेक्स्ट बुक्स इशू की गई और उन्हीं टेक्स्ट बुक्स की जो सिलेबस था उसके ऊपर ही फिर एनुअल एग्ज़ाम्स डिसाइड हुए। फिक्स फीस रखी गई, अटेंडेंस को लाया गया और इन सब चीज़ों से एक डिसिप्लिन क्रिएट हुआ एजुकेशन सेक्टर में। एक और बात कंपनी द्वारा लाई गई कि जो स्कूल इन रूल्स को मानेगा केवल उसी को गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो कंपनी के रूल्स के हिसाब से स्कूल वर्क नहीं करेगा उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं मिलेंगे। इससे बहुत फ़ायदे हुए, बच्चों को डिसिप्लिन पता लगा, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ, जैसे कि पीजेंट्स के बच्चे, किसानों को के बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि वो कुछ टाइम में तो बिजी रहते थे। जब बीज बोने का टाइम होता था या हार्वेस्ट का टाइम होता था, और जिसका रिलैक्सेशन था जो पहला पैटर्न था इंडियन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन नए पैटर्न में जो डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। केवल ब्रिटिश ही एजुकेशन के बारे में सोचती थी, ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान में भी ऐसे काफ़ी थिंकर्स थे जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आते थे और अपनी सोच हिंदुस्तान में किस तरह की पढ़ाई हो उसके लिए रखते थे। बहुत इसमें भी दो तरह के लोग थे। कुछ जो वेस्टर्न एजुकेशन की बात हो रही थी ब्रिटिश द्वारा, उसको प्रमोट करने की बात कर रहे थे, उसको एक वेलकम स्टेप के तौर पे लिया गया। और ऐसा भी कुछ लोगों की सोच थी जो सोचते थे कि इससे हिंदुस्तान मॉडर्नाइज हो जाएगा। लेकिन काफ़ी ऐसे भी थिंकर्स थे जिन्होंने इसको काफ़ी अपोज किया। ऐसे ही दो बड़े नाम थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ किया, वो थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के अनुसार जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो हिंदुस्तान की जो कल्चर थे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन का मकसद हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना है, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे। ये सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी डेवलप करते थे हिंदुस्तानियों के अंदर। महात्मा गांधी के अनुसार वो स्टूडेंट्स जो कि वेस्टर्न स्कूलों से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं वो तो अभी से ही ब्रिटिश रूल को एडमायर करना शुरू कर दिया है। गांधी जी के हिसाब से हिंदुस्तानियों को वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा वेस्टर्न कल्चर की फीडिंग की जा रही है, जिससे कि हम यानी कि हिंदुस्तानी ब्रिटिशर्स के यस मैन बन के रह जाएं। इसके लिए उन्होंने नेशनल मूवमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने उन सब स्टूडेंट्स को आग्रह किया जो कि वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न स्कूल्स के थ्रू हासिल कर रहे थे, उनसे उनकी पढ़ाई छोड़ने को कहा, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को ये दिखाना चाहते थे कि हम उनके गुलाम नहीं। गांधी जी इंडियन लैंग्वेजेस को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखने की बात करने वाले थे, क्योंकि उनके अनुसार एजुकेशन वो है जो इंसान के माइंड और बॉडी को प्यूरिफाई करे। वो क्राफ्ट्स एंड स्किल्स की बात करते थे, वो हिंदुस्तानियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो वो बचपन से ही पढ़ाई से नफ़रत करते थे। उनको स्कूल एक प्रिजन के जैसा लगता था, जहाँ उनको सफोकेशन होती थी, उनका दम घुटता था। उनके हिसाब से जब टीचर उनको पढ़ाते थे तो वो टीचर की बात नहीं सुनते थे और उनका दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता था। ऐसा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बायोग्राफी में कहा है। वो ब्रिटिश एजुकेशन का जो पैटर्न था, जो सिस्टम था, उससे फेड अप हो गए थे, उससे काफ़ी तंग आ गए थे। वो एक ऐसा एजुकेशन सेटअप करना चाहते थे जहाँ क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए, जहाँ पढ़ने से बच्चा खुश हो, वो फ्रीली मूव करे, वो फ्रीली अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करे, अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करे। उनके हिसाब से टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, वो बच्चे को अंडरस्टैंड करने चाहिए, उसकी लर्निंग लेवल को अंडरस्टैंड करने चाहिए और उसी अनुसार पढ़ाने चाहिए, और डेवलप ऑफ क्यूरियोसिटी बाय फन लर्निंग। और ये सब मुमकिन एक चार दीवारी के अंदर नहीं होता था। इसके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर क्रिएटिविटी एनहांस होती है। इसीलिए 1901 में उन्होंने शांति निकेतन का गठन किया और उन्होंने जो डेस्टिनेशन इसका सेटअप करने के लिए चूज़ किया वो 100 किलोमीटर कलकत्ता से दूर था। हालांकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की सोच में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है उनकी बातों को। जैसे कि गांधी जी के अनुसार वेस्टर्न एजुकेशन हिंदुस्तान को खोखला कर रही थी।
वो वेस्टर्न एजुकेशन के टोटल खिलाफ थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक वर्कशॉप थी जो मशीनों की और टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर दोनों को साथ में पढ़ाने को प्रमोट कर रहे थे। उनके अनुसार बेस्ट ऑफ बोथ, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन से कुछ अच्छी बातें और यूरोपियन सिविलाइजेशन से कुछ अच्छी बातें अगर मिल के पढ़ाई जाए तो वो एजुकेशन सेक्टर के लिए अच्छा होगा। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्ट, म्यूज़िक और डांस को पढ़ाने की बात भी करते थे। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने अलग अलग राय रखी एजुकेशन सेक्टर को लेके, एजुकेशन पैटर्न को लेके। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी थिंकर्स ने ब्रिटिश एजुकेशन को प्रमोट किया और काफ़ी ने उसको प्रमोट किया लेकिन विद सम चेंजेस। और कुछ ऐसे भी थिंकर्स आए जिन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम लाने की बात कही और ब्रिटिश एजुकेशन पैटर्न को चैलेंज किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ प्रमोट की जिसको कहा जाने लगा ट्रूली नेशनल एजुकेशन, जिसमें कल्चर्स को पढ़ाने की बात की, ट्रेडिशन कस्टम्स को पढ़ाने की बात की। तो डिबेट्स तब भी चलते थे, डिबेट्स अब भी चल रहे हैं। डिबेट हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी चल रहे थे और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी चलने लगे। और ये डिबेट हमने तब भी देखा जब इंग्लिश लैंग्वेज को प्राइमरी लैंग्वेज रखा जाए या सेकेंडरी लैंग्वेज रखा जाए, कितनी देर तक इस पर भी डिबेट चल रहा था। लेकिन ये एक लफ्ज़ है जो ये ट्रूली नेशनल एजुकेशन है। तो इवैल्यूएशन सेक्शन में मैं आपसे यही एक क्वेश्चन पुट ऑन करूँगा कि ये क्या आपकी राय में ट्रूली नेशनल एजुकेशन क्या है? तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, सी यू, बाय बाय।